प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। अब बोलोगे सर ये रवा क्या होता है, तो बच्चों रवा मतलब क्रिस्टल। हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल होता है, तो कई बार हमने बताया कि हीरा कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जांपल होता है। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा, सहसंयोजक क्रिस्टल जिसे कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। अब आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा है जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि अमरफस सॉलिड का एग्जांपल है। बच्चों हमने क्या बताया, हीरा, ये रबर आए, प्लास्टिक आए, ये सब क्या होता है, ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने बच्चों, लगा दो। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो वो दोष होता है एफ सेंटर। क्या होता है बच्चों, एफ केंद्र वाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होंगे बच्चों ये बताओ। क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा और बच्चों जितने भी बच्चे इस क्लास को अभी देख रहे हो सारे बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। बच्चा पार्टी अगर क्लास को लाइक कर देते हो तो पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है, इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके चलो पांचवा नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, द नंबर ऑफ ब्रेबेस लेटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल कौन सा होगा। अगर घनाकार क्रिस्टल है तो 3 हो जाएगा, लेकिन बच्चों अगर पूछे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है तो 7 लगाना है, और अगर पूछे क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी होती है तो 14 लगाना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, समपराशरी विलयन डॉट 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 के बराबर होते हैं। समपराशरी विलयन बच्चों किसके बराबर होते हैं, मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। किसके बराबर बच्चों, मोलर सांद्रण के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में करेंगे और सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है बच्चों, किसमें, सॉल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रहे ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, CsCl क्रिस्टल की संरचना होती है। देखो अगर पूछे NaCl की क्रिस्टल की संरचना तो ये FCC में होता है, और अगर पूछे CsCl यानी कि सीजियम क्लोराइड ये BCC में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, CsCl BCC में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ताप के द्वारा जो प्रभावित नहीं होती वो मोललता होता है बच्चों। कौन सा, मोललता। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसका क्या होता है बच्चों, व्यक्त करते हैं मोल प्रति केजी में, ये जरूर याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, निम्न में से विलियन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म है पूछा गया आप लोगों से। हमने क्या बताया था, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कौन सा हो जाएगा बच्चों, होगा परासरणी दाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि होता जो है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, लेकिन हमारा परासरणी दाब दिख रहा है ना बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, विलियन की चालकता समानुपाती होती है। विलियन की चालकता आयनों के समानुपाती होती है बच्चों, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। नंबर ऑफ आयंस। राइट
आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, निम्न में से विद्युत का अच्छा चालक कौन है बच्चों? बताओ, निम्न में से अच्छा विद्युत का सुचालक जो होता है वो ग्रेफाइट हो जाता है। कौन सा होता है बच्चों? ग्रेफाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब बता दो, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? आयनीकरण का सिद्धांत दिया है आर्हेनियस ने। किसने बच्चों? आर्हेनियस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ जल्दी जल्दी से बता दो, फैराडे का प्रथम नियम कौन सा है? फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है बच्चों? एम समानुपाती सी टी होता है। इसी को लिखते हैं एम बराबर जेड सी टी, या फिर ईसीटी लिखते हैं। ये जेड क्या है सर? जेड एक नियतांक होता है। जेड क्या होता है बच्चों? जेड एक नियतांक है या कांस्टेंट है बच्चों, जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है 31.75 ग्राम कॉपर को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, लगा दो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है बच्चों। किस पर? टेम्परेचर पर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अच्छे से क्लास को देखो और सारे प्रश्नों को याद करते चलो। देखो, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे के महीन पाउडर का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किस पर करता है बच्चों? द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, कौन सा होगा? एक्टिव वेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर प्रथम के लिए पूछे तो सेकेंड इनवर्स, शून्य के लिए पूछे तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और द्वितीय के लिए पूछे तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो 20 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड आपसे पूछा गया, गम होता है। कौन सा गम बच्चों? वो जिंदगी वाला गम नहीं है, ये गम मतलब गोंद वाला गम है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, टॉयलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। टॉयलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होगा बच्चों? जीव की लार है। क्या है बच्चा पार्टी? जीव की लार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, दूध एक उदाहरण है बच्चों। ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। दूध उदाहरण होता है इमल्सन का। कौन सा बच्चों? इमल्सन यानी कि पायस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? साबुन ग्रीस को इमल्सीकरण के द्वारा निकालता है। किसके द्वारा बच्चों? इमल्सीकरण के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है बच्चों? 22.4 लीटर। 24 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में सोना होता है। कौन सा होगा बच्चों? सोना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा होगा? लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क आपसे पूछा गया, कौन सा होता है? देखो Fe2O3, ये क्या होता है? ये ऑक्साइड अयस्क है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब सही कथन आपसे पूछा गया, सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या बच्चों? सभी अयस्क खनिज होते हैं, और यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलो, क्लास को लाइक करते चलो। कॉपर पायराइट अयस्क है। कॉपर पायराइट कॉपर का ही तो अयस्क होगा ना बच्चों। राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन एक चीज अगर आपसे पूछे कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है तो क्या लगाओगे? कॉपर पायराइट का सूत्र है CuFeS2। CuFeS2 याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। 29 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो बच्चों, ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम का सूत्र है H2H2S2O7। ओलियम H2S
H2O7 बच्चा पार्टी। 30 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस अपर रूप है बच्चों। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? अपर रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि से बनता है बच्चों। नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि से, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है संपर्क विधि से, हैपर विधि से, अमोनिया बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक गैस हीलियम है। एकल परमाणविक गैस कौन सी बच्चों? हीलियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या 0 होती है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या 0 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो XeF4 की आकृति होती है। XeF4 यानी कि जेनोन टेट्राफ्लोराइड की आकृति कैसी होगी बच्चों? वर्ग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख देता है स्क्वायर प्लेनर, तो इसको याद रखोगे आप लोग। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? सबसे ज्यादा प्रबल बॉन्ड जो होगा बच्चों वो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होता है। 36 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था बताओ बच्चों, कौन सा होगा? +6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? अब नहीं पूछा गया, आप लोगों से क्या लगाओगे? 38 का बता दो कौन सा नहीं है बच्चों? मैग्नीशियम नहीं होता है। अगर मैग्नीज होता तो हो जाता, लेकिन मैग्नीशियम है नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 39 नंबर सवाल है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है? वर्नर साहब ने दिया है। किसने बच्चों? वर्नर ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन का होना अति आवश्यक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है बच्चों? ग्रेफाइट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। मेरी मानो तो बच्चों विटामिन वाले टॉपिक को ही पढ़ डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन क्या है, विटामिन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, ये सब याद रखोगे आप लोग। बच्चों बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? वो होगा कोबाल्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखो, इथेन में कार्बन का संकरण होता है। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। इथेन का sp3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 44 नंबर सवाल है, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई है। देखो बच्चों अगर आपके सामने हो कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई, तो इसके एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रम। अगर रहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई तो क्या होता है बच्चों? 1.34 एंगस्ट्रम। ये याद रखोगे बच्चों। अगर रहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला बात बच्चों 1.20 एंगस्ट्रम, ये याद रखोगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड वाला बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का। किसका बच्चों? संक्रमण अवस्था का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? देखो अल्कोहल का क्या होता है बच्चों? ROH होता है। ये क्या है? ये होता है बच्चा पार्टी याद रखना, ये होता है अल्कोहल का। ये तो हो गया सर। अगर पूछेगा 1 डिग्री अल्कोहल तो क्या लगाओगे? 1 डिग्री CH2OH होता है बच्चों, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल का ही है। उसके बाद 2 डिग्री पूछे तो CHOH लगाना, लेकिन बच्चों अगर 3 डिग्री पूछे तो COH लगाना। अब देखो कौन सा बच्चों अल्कोहल वाला सिंपल सा है OH वाला। क्या होगा सर? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा होगा? जल्दी से बता दो। 47 नंबर सवाल का जवाब आप लगा रहे हो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है?
होता है? RCH2OH होता है ना बच्चों। इसके मतलब ऑक्सीकरण से क्या मिलता है बच्चों? ऑक्सीडेशन से जो हमारा बनता है वो बनता है कौन सा? RCOOH बनता है। उसके बाद इसके बाद फिर बनता है क्या बच्चा पार्टी? RCHO बनता है, यानी कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? मेथेनॉल है बच्चा पार्टी, आसान सा है, CH3OH। मेथिल अल्कोहल का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? जस्ट हमने बताया बच्चों, एक एल्डिहाइड वाला पूछे, यानी कि R अगर CHO बन रहा है बच्चों, RCHO अगर बन रहा है, इसके ऑक्सीडेशन से हमारा क्या बनता है? इसके ऑक्सीडेशन से हमारा बनता है RCOOH बन जाता है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अम्ल का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। C6H6 क्या है? ये बेंजीन का सरल सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त है, एडिपिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल बच्चों? एडिपिक अम्ल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो बता दो, निम्नलिखित में कौन सा तापदृढ़ प्लास्टिक है? तापदृढ़ प्लास्टिक कौन सा होगा निम्नलिखित में? बच्चाओ बच्चा पार्टी जल्दी से, कौन सा होगा? वो बेकेलाइट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन इथीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन एक बहुलक है इथीन का। 54 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 55 नंबर सवाल है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है बच्चों। किसका? आइसोप्रीन का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या बनता है? बताओ बच्चों, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? ये बताना है। तो ये मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन सा है? विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है उसका नाम होता है विटामिन के। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सेल्यूलोज होता है। कौन सा होता है बच्चों? सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी होता है बच्चों। क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होता है। चलो 60 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है? देखो हमने क्या बताया था, एक होता है वसा में घुलनशील और दूसरा होता है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये वसा में घुलनशील है बच्चों। लेकिन जल वाला बात हो तो बी और सी लगा देना। बी कॉम्प्लेक्स, सी हुआ कौन सा? बी और सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन होता है बच्चा पार्टी। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलना बच्चों। देखो कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होगा बच्चों? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर सवाल देखो, ये रहा, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? सैकरीन हुआ, स्पार्टेम हुआ, सोडियम साइक्लोमेट हुआ, ये सारे के सारे हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? वो ज्वरनाशी कहलाता है, एंटीपायरेटिक कहलाता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल है, डेटोल का उपयोग होता है। डेटोल का उपयोग किसके रूप में होता है बच्चों? एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बूझा हुआ चूना कौन सा है? बूझा हुआ चूना कौन सा होगा बच्चों? देखो बूझा हुआ चूना अगर आपसे पूछा गया हो तो आपका सिंपल सा आंसर आना चाहिए CaOH का होल ट्वाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 68 नंबर सवाल है, वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं क्या कहलाता है? पेट की अम्लता को प्रभावहीन कर रहा है, प्रतिअम्ल होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो फिर 69 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन नहीं होता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या
संख्या कितनी है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है बच्चा पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आज के क्लास में हम लोगों ने किया केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर बच्चा पार्टी।